अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस। तो स्टूडेंट्स, इसमें एक चीज़ गौरतलब है जो आपने ज़हन में रखनी है। इसको हम बाद में प्रूव भी करेंगे कि अगर हमारे पास कोई आइडियल गैस हो और वो मोनोएटॉमिक हो, जिस तरह के हमारे पास हीलियम है, इसका जो मॉलिक्यूल है वो एक ही एटम पर मुश्तमिल है। तो ये हमारे पास एक आइडियल गैस की एग्जांपल हम ले सकते हैं। ये मोनोटॉमिक इसलिए होती है क्योंकि इनके अंदर जो इंटरटॉमिक फोर्सेस होती हैं वो ज़ीरो होती हैं। जो फोर्सेस हैं इनकी इंटरनल वो ज़ीरो होती हैं। तो इसलिए जो हमारी नोबल गैसेस हैं उनको हम आम तौर पे आइडियल गैसेस जो है वो लेते हैं। तो आइडियल गैस जो है ये हमेशा मोनोटॉमिक ही होती है। और उसकी रीज़न क्या होती है? तो उसके मॉलिक्यूल्स में, सॉरी, उसके एटम्स में जो फोर्सेस हैं वो ज़ीरो होती हैं। ज़ीरो फोर्सेस होती हैं, इसलिए वो उनकी इंटरनल बॉन्डिंग जो है वो नहीं हो सकती। तो एक प्रीवियस आर्टिकल के अंदर भी हमने नहीं किया, लेकिन लेटर ऑन बाद में करेंगे कि जो हमारे मॉलिक्यूल के साथ एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कौन सी होती है? जो कि एक लाइन के अंदर हो, ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से हो, तो उसको हम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो कहते हैं। तो किसी मोनोटॉमिक गैस के लिए एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल जो है, ट्रांसलेशनल एवरेज काइनेटिक एनर्जी, वो ये है। यानी हमारी जो एनर्जी है, ट्रांसलेशनल एवरेज काइनेटिक एनर्जी, वो है 3/2 के हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और टी हमारा जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। जब हम गैस की इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे, क्योंकि अब मॉलिक्यूल्स के पास सिर्फ यही एनर्जी अवेलेबल है, इसलिए जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो सिर्फ इसी वजह से होगी। कोई और इंटरनल एनर्जी का जो सोर्स है वो नहीं होगा। तो इंटरनल एनर्जी को अगर हम डिफाइन करें तो वो ये होती है: द एनर्जी possessed by molecules of the gas। तो इसमें जो एनर्जी है आइडियल गैस की सूरत में सिर्फ वो ट्रांसलेशनल एनर्जी होती है जब मोनोटॉमिक गैस होगी। लेकिन जब हम डायटोमिक गैस की बात करेंगे, जिस तरह की ऑक्सीजन है, तो इसमें जो इंटरनल एनर्जी में सिर्फ ट्रांसलेशनल पार्ट अपना रोल प्ले नहीं करेगा, उसमें उसका एक और पार्ट जो है वो भी रोल प्ले करेगा। क्योंकि यहाँ पर बॉन्डिंग हुई है, तो जब भी बॉन्डिंग होती है इसका मतलब वहाँ पर जो है वो फोर्सेस मौजूद होती हैं। और जिस जगह पे फोर्स मौजूद होती है वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लाजमी होती है। तो वहाँ पर जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में भी हो सकती है। तो बहरहाल जो हमारी मोनोटॉमिक गैस है उसके लिए आपने जहन में ये रखना है कि हमारी जो एनर्जी है वो 10 टू रेज, सॉरी, वो है 3/2 के ओवर टी। ये वाली जो एनर्जी है ये हमारी एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी मोनोटॉमिक गैस की सूरत में। तो अब हम बात करते हैं कि अगर एक एटम की एनर्जी जो है वो इतनी है, तो अगर हम पूरी गैस की एनर्जी जो है वो निकालना चाह रहे हैं तो वो हम किस तरह जो है वो निकालेंगे? तो जैसे कि हम फर्ज कर लेते हैं कि हमारी जो गैस है वो n मोल्स पर मुश्तमिल है, यानी गैस की जो क्वांटिटी है वो मोल्स की सूरत में मेजर की जाती है। और हर मोल में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं
वो एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होते हैं। और ये आपको पता है कि ये नंबर होता है 6.02 10⁻23। तो एक मोल के अंदर इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो अगर हमारे पास इतने मोल्स हों और हमसे पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे कि एक मोल के अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं उनको टोटल नंबर ऑफ मोल्स के साथ जो है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह हमारे पास एन मोल्स के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो आ जाएंगे। तो ये हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे इन एन मोल्स। तब इनकी जो एनर्जी है वो कितनी होगी। अब चूंकि अभी हमने प्रीवियसली देखा है कि जो हमारा एक मॉलिक्यूल होगा उसकी जो एनर्जी होती है वो 3/2 होती है, 3/2 K × T होती है। तो ये एक मॉलिक्यूल की एनर्जी है, एनर्जी फॉर वन मॉलिक्यूल। तब अगर हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स की तादाद है वो है n इंटू एवोगैड्रोस नंबर। तब हम क्या करेंगे, टोटल एनर्जी निकालने के लिए जो हमारी ये वाली जो एनर्जी है इसको हम टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फिर हमारे पास जो है वो फर्दर जो रिजल्ट है वो आएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो एनर्जी है ये एक मॉलिक्यूल की है, ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसकी वैल्यू जो थी 3/2 KT, उसको हमने टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारे पास जो है वो एनर्जी आ गई है टोटल। जो गैस है उसकी टोटल इंटरनल एनर्जी जो है ये हमारे पास आ गई है। और अब इसमें हम एक सब्स्टिट्यूशन हमने की है, वो ये है कि जो हमारे पास एवोगैड्रोस नंबर होता है और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, ये जनरल गैस कांस्टेंट के बराबर होता है। तो इसलिए हम एन, ए और के की जगह जो कैपिटल आर है वो यहाँ पे पुट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास टोटल इंटरनल एनर्जी आ जाएगी एक आइडियल गैस की, जिसके एन मोल्स जो हैं वो हमें गिवन होंगे। और ये जो एनर्जी है ये मोनोटॉमिक के लिए है। तो अब हम जो है इससे आगे चलते हैं। तो अब अगर एनर्जी चेंज हो रही है तो एनर्जी अगर हम देखें तो वो डिपेंड कर रही है टेम्परेचर पे। यानी अगर किसी गैस का जो टेम्परेचर है वो चेंज किया जाएगा तो उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो भी चेंज हो जाएगी। तब अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं बाय डूइंग वर्क ऑन द गैस, या फिर हम किसी तरीके से जो हीट है वो अपनी सिस्टम को ट्रांसफ़र करते हैं, तो हमें पता है कि वर्क करने से और हीट के ट्रांसफ़र करने से जो हमारी गैस होगी उसका टेम्परेचर जब वो चेंज हो जाएगा, तो अगर उसके टेम्परेचर में जो चेंज है वो डेल टी आती है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगी वो डेल ई आई आ जाएगी। ये इंटरनल एनर्जी में चेंज होगी। तो इसको जो है वो अब हम देखते हैं। तो ये एक्सप्रेशन हमें ये बता रहा है कि अगर हमारी गैस के टेम्परेचर में चेंज आती है तो फिर हमारी जो इंटरनल एनर्जी है वो चेंज होती है। तो स्टूडेंट्स अभी हमने जो बात की है वो ये है कि जो बात हम कर रहे हैं वो मोनोटॉमिक सिस्टम के लिए ही कर रहे हैं। तो अब चूंकि हमारे जो रियल गैसेस हैं वो तो मोनोटॉमिक नहीं होती, उनके अंदर तो फोर्सेस मौजूद होती हैं, उनके अंदर जो फोर्सेस है वो ज़ीरो नहीं होती। लिहाजा उनके अंदर जो बॉन्डिंग होती है तो उस बॉन्डिंग के नतीजे में उनमें बॉन्ड्स बनते हैं। जिस तरह हमारे पास ऑक्सीजन की मिसाल है, नाइट्रोजन की मिसाल है, कार्बन मोनोऑक्साइड इसकी मिसाल है। तो ये डायटोमिक गैसेस हैं। तो अगर डायटोमिक गैसेस होंगी तो फिर उसमें सिर्फ जो ट्रांसलेशनल पार्ट है वो नहीं होगा, बल्कि क्योंकि जब दो चीज़ें आपस में मिलती हैं तो उनके सेंटर ऑफ मास बनता है, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी मोशन हो सकती है जिसको हम रोटेशन मोशन कहते हैं। तो उसकी वजह से भी काइनेटिक एनर्जी हो सकती है।
इन उसकी सिंपल सी एग्जांपल हम इस तरह ले सकते हैं कि फर्ज कर लें कि हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स हैं, सॉरी एक मॉलिक्यूल है डायटोमिक मॉलिक्यूल, और वो दो एटम्स पर मुश्तमिल है। फर्ज कर लें कि हम जो है वो ऑक्सीजन की मिसाल ही ले लेते हैं। तो ऑक्सीजन की मिसाल फर्ज कर लें कि ये हमारे पास ऑक्सीजन का एक एटम है, ये ऑक्सीजन का जो है ये हमारे पास दूसरा एटम है। तो अब चूंकि दोनों एटम सिमिलर हैं, तो आपने ये स्कूल फिजिक्स में पढ़ा है कि अगर मैसेज जो है वो सेम हो तो उनका जो सेंटर ऑफ मास होता है बॉडीज का, वो सेंटर में होता है। तो अब इनकी सेंटर ऑफ मास की वजह से जो मोशन है वो ये हो सकती है, मतलब ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस तरह जो है वो रोटेट कर सकते हैं, और इस तरह इनकी रोटेशन भी हो सकती है, और इनकी जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन जो है वो भी हो सकती है। यानी मॉलिक्यूल जो है वो हमारा इस डायरेक्शन में रोटेट भी करेगा और इस तरह जो है फॉरवर्ड भी करेगा। तो इसमें अब दो तरह की मोशन जो है वो होगी, एक उसकी जो है वो रोटेशनल मोशन होगी, और दूसरी जो है वो उसकी ट्रांसलेशनल मोशन होगी। तो अब उसकी जो एनर्जी है वो मेनली दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, एक ट्रांसलेशनल पार्ट में, एक जो होगी वो ट्रांसलेशनल पार्ट में, और दूसरी जो थी वो होगी उसके रोटेशनल पार्ट में। अभी हम इसको देखते हैं। तो इसके लिए अंडरस्टैंड करने के लिए पहले हम डायग्राम जो है वो देखते हैं। तो यहाँ पे आपको एक जो है वो दिखाई गई है डायग्राम, जिसमें एक डायटोमिक मॉलिक्यूल जो है वो दिखाया गया है, जिसमें एक उसका एटम ये है, दूसरा एटम ये है। तो अब ये जो मॉलिक्यूल है इसके अंदर जो रोटेशन हो सकती है वो अबाउट वाई एक्सिस भी हो सकती है। यानी मॉलिक्यूल जो है वो हमारा ऐसे रोटेट कर सकता है और एज वेल एज फॉरवर्ड मूव भी कर सकता है, और इसी तरह उसकी जो मोशन है वो इस डायरेक्शन में भी हो सकती है। जो रोटेशनल मोशन है, मॉलिक्यूल जो हमारा ऐसे भी जो है वो रोटेट कर सकता है। यानी ये मॉलिक्यूल जो है वो हमारा अपवर्ड मूव करे और ये मॉलिक्यूल जो हमारा डाउनवर्ड मूव करे। तो इस तरह इस अबाउट दी एक्स एक्सिस जो है इसके अंदर जो है वो रोटेशन होगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर ये मॉलिक्यूल हमारा इधर मूव करता है और ये मॉलिक्यूल हमारा इधर मूव करता है, तो अबाउट वाई एक्सिस जो है वो इसकी रोटेशन होती है। तो अब इसकी जो रोटेशन है वो दो हिस्सों में पॉसिबल है, दो एक्सिस के सेंटर ऑफ एक्सिस हो सकता है इसका। एक में, एक रोटेशन में उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन जो एक्स एक्सिस हो सकता है, और दूसरे में उसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो वाई एक्सिस हो सकता है। तो लिहाजा इसकी जो रोटेशनल मोशन होगी, इसके दो पार्ट्स जो हैं वो हो सकते हैं। तो इसलिए इसकी जो इंटरनल एनर्जी, जो इसकी रोटेशनल एनर्जी होगी, उसमें दो पार्ट्स होंगे। एक हमारा जो है वो अबाउट एक्स एक्सिस होगा, और दूसरा जो है वो अबाउट जो है वो वाई एक्सिस होगा। तो अब चूंकि ये मॉलिक्यूल फ्री है, तो स्पेस के अंदर जब ये फ्रीली मूव करेंगे तो जो ट्रांसलेशनल पार्ट होते हैं, जाहिर बात जब एक मॉलिक्यूल फ्री स्टेट के अंदर मूव करता है तो उसमें एक्स कंपोनेंट भी होता है, उसमें वाई कंपोनेंट भी होता है, तो ये उसमें जी कंपोनेंट भी होता है। ये उसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है जो कि हमारे मॉलिक्यूल की फ्री स्पेस में हो सकती है ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन। और जब हम बात करेंगे रोटेशनल पार्ट की, तो रोटेशनल पार्ट में फिर जो है वो हमें उसके दो रोटेशनल पार्ट मिलते हैं। एक जो है वो हमारा एक्स एक्सिस के अबाउट, उसको जो है उसकी रोटेशनल एनर्जी ये है, और इसमें आई जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और जो ओमेगा है ये उसकी एंगुलर वेलोसिटी होती है, और प्रोफेसर सी के अंदर जो है उसको पढ़ चुके हैं। इसी तरह ये भी मोशन पॉसिबल है। तो अब इसकी जो मोशन होगी अबाउट वाई एक्सिस रोटेशन, वो ये टर्म रिप्रेजेंट करेगी। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जो हमारी टोटल काइनेटिक एनर्जी है हमारे इस गैस की, वो पांच टर्म्स के ऊपर जो है वो मुश्तमिल है। तो पांच डिफरेंट वेज हैं, 1 2 3 4 5, जिनके जरिए एनर्जी पोजेस कर सकता है। तो अब अगर हम उसकी एनर्जी राइज करते हैं, उसका टेम्परेचर राइज करते हैं, तो इसके तीनों पार्ट्स की जो एनर्जी, सॉरी पांचों पार्ट्स की जो एनर्जी है वो इंक्रीज होगी।
तो इसको अब हम मजीद देखते हैं। तो अब अगर हमें टोटल इंटरनल एनर्जी जो है फाइंड आउट करनी है अपने सिस्टम की या अपनी गैस की, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? वी मस्ट फाइंड द एवरेज एनर्जी ऑफ सिंगल मालिक्यूल, कि हम सिंगल मालिक्यूल की एनर्जी मालूम करेंगे और फिर उसको टोटल नंबर ऑफ मालिक्यूल्स हैं उनके साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एनर्जी जो है वो, टोटल जो इंटरनल एनर्जी है वो आ जाएगी, जो भी हमने प्रीवियसली निकाली है। तो अब जो हमारी प्रीवियस डिस्कशन थी उसमें हमने ये देखा था कि हमारी जो मोनोटॉमिक गैस है और जो डायटोमिक गैस है, उसमें हमारा एक मॉलिक्यूल जो है मुख्तलिफ तरीकों से एनर्जी जो है वो पोजेस कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। तो अगर हम मोनोटॉमिक गैस की जो है वो बात करते हैं, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन होती है, और ट्रांसलेशनल जो मोशन होती है वो 3 एक्सिस के लॉन्ग होगी, मगर यानी अगर हमारा मॉलिक्यूल जो है वो स्पेस के अंदर मूव कर रहा है, तो फर्ज करने के ये हमारे जो है वो एक्सिस हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जी एक्सिस है, और फर्ज करने के मॉलिक्यूल हमारा ये है। तब जाहिर है कि इसकी जो वेलोसिटी होगी वो वी एक्स भी होगी, इसकी वेलोसिटी वी वाई भी होगी, इसकी वेलोसिटी वी जी भी होगी। तो इसमें सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी। तो ये 3 तरीकों से अपनी एनर्जी जो है वो पोजेस कर सकता है। तो कोई भी मॉलिक्यूल जितने तरीकों से एनर्जी अब्जॉर्ब कर सकता है, उसको हम, उन वेज को हम नाम देते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो मोनोटॉमिक गैस के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है हमारी गैस की, वो 3 है। मोनोटॉमिक गैस हैज 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो इसी तरह जब हम बात करते हैं अपनी डायटोमिक गैस की, तो डायटोमिक गैस के अंदर हमने ये देखा था कि उसमें हमें टोटल जो एनर्जी टर्म्स हैं वो 5 चाहिए होती हैं। यानी 3 जो है वो हमें चाहिए काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से, और दूसरी जो है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से। तो यहाँ पे जो एनर्जी हमारा एक एटम जो है वो अब्जॉर्ब कर सकता है, वो 5 तरीकों में, 5 वेज के अंदर जो है, 5 वेज में वो अब्जॉर्ब कर सकता है। तो इसलिए फिर जो है वो हम अ, देखते हैं तो हमें जो एनर्जी मिलती है वो 5 हिस्सों के अंदर जो है वो एनर्जी मिलती है। तो इसलिए हमारे जो डायटोमिक गैस होगी, उसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम्स होंगी वो 5 होंगी। तो उसमें 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगी, और जो 2 होंगी वो हमारी रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो होंगी। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा कि इंटरनल एनर्जी से मुराद क्या है, और इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, और डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है उससे हम क्या मुराद लेते हैं। तो कल हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि हर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसके साथ कितनी एनर्जी जो है वो एसोसिएटेड होती है। अस्सलाम वालेकुम।